अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टोटली एग्जामिनेशन बेस्ड है और बहुत सारे बच्चों को क्यूरोसिटी है, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि एक्चुअली वो सिस्टम है क्या बेटा। वो एग्जामिनेशन सिस्टम से रिलेटेड है। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट SLO सिस्टम, कि आखिर ये SLO सिस्टम है क्या। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फेडरल बोर्ड ने जो ई शीट मुतारिफ कराई है उसका क्या पर्पज़ है। आखिर हम उसमें अपने आंसर्स को कैसे मॉडिफाई करके राइट कर सकते हैं, और SLO सिस्टम में और सिंपल जो हम स्टडी करते हैं, जो अभी तक हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है और दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन सा सिस्टम हमें ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जा सकता है, और हम किस सिस्टम में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का जवाब ढूंढने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। होप सो आपको इम्पोर्टेंट बातें मैं समझा पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा, जो SLO सिस्टम है एक्चुअली ये एक वास्ट सिस्टम है, और अगर मैं इसकी डिटेल आप लोगों को बताऊं बेटा, SLO सिस्टम, इसके बैकग्राउंड भी अभी आप लोगों को बताता हूं। इट यूजुअली स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। ये बनता है बेटा SLO से। अब ये सिस्टम यूजुअली फेडरल बोर्ड भी फॉलो कर रहा है, पंजाब बोर्ड भी फॉलो कर रहा है, सिंध एजुकेशन बोर्ड भी फॉलो कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के जितने भी बड़े बोर्ड्स हैं वो इस सिस्टम को स्लो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं। तो इस सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटा इस सिस्टम को समझे बगैर आप इस सिस्टम के बारे में कोई भी राय कायम नहीं कर सकते और ना ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। अब हमारे पास बेटा जो SLO सिस्टम है एक्चुअली इसके 3 पिलर्स होते हैं बेटा। अब वो 3 पिलर्स कौन से हैं जिनके ऊपर ये सिस्टम जो है वो बेस करता है। एक्चुअली वो 3 पिलर्स हमारे पास हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें होता है बेटा नॉलेज। नंबर सेकंड इसमें होता है बेटा अंडरस्टैंडिंग। और नंबर थर्ड है बेटा एप्लीकेशन। अब ये 3 सिस्टम्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये 3 पिलर्स मिलाकर सिस्टम या स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की बेस बना रहे होते हैं बेटा। अब अगर मैं इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूं बेटा, अब जस्ट लाइक एक सिंपल सी बात आप लोगों को समझाता हूं बेटा, कि हमारे पास टॉपिक है नमाज का, और अगर हम उस टॉपिक को SLO बेस्ड स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि बेटा नमाज है क्या। नमाज के बारे में जितना भी नॉलेज है वो हम रीड कर लेंगे, और ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है बेटा, आपकी प्रेस्क्राइब की गई टेक्स्ट बुक से। जो भी बोर्ड आपको बुक पढ़ाता है उस बुक के अंदर वो तमाम नॉलेज नमाज से रिलेटेड जो है वो आप पढ़ लेते हैं और आपके पास वो नॉलेज आ जाती है। लेकिन बेटा जब बारी आती है नेक्स्ट 2 स्टेप्स की, अंडरस्टैंड करने की और अप्लाई करने की, यहाँ पे हमेशा हम क्या कर जाते हैं बेटा, लैग कर जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। कोई भी टॉपिक हो, भले वो नमाज हो, रोजा हो, कुरान हो, या हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो, हम उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या उससे हम कतरा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, और वो भी हमने कहाँ से हासिल किया, जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है उसको क्रैम करके रट्टे मार के उसमें जो वर्डिंग लिखी हुई है एज इट इज
वैसे के वैसे हमने याद करना शुरू कर दिया। अगर उसमें लिखा हुआ है असलम तो हमने असलम याद कर लिया, अगर उसमें लिखा हुआ है अकरम तो हमने अकरम याद कर लिया। अगर उसमें नमाज के 2 फवाइद लिखे गए हैं तो हमने वही 2 फवाइद याद करके पेपर में वही 2 लिख कर आने, क्योंकि बाकी तो हमें पता नहीं है, हम मुसलमान तो है नहीं। तो बेटा हम अपनी बेसिक्स भूल चुके हैं। तो बेटा ये जो हमारे पास SLO सिस्टम है, ये एक मैंडेटरी सिस्टम था, मैंडेटरी इंप्रूवमेंट थी। क्योंकि बेटा इस सिस्टम से सिर्फ नॉलेज की हद तक जो आप लोगों के पास तालीम है वो थोड़ा सा आगे मूव करेगी। आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, चीज़ों को अप्लाई करने में आसानी होगी, जिससे आपकी डेली लाइफ में निखार पैदा होगा। अब ऑब्वियसली हमारे पास ये बात है तकरीबन 2006 की बेटा, जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पूरे कंट्री के अंदर करिकुलम बेस्ड स्टडी होनी चाहिए। व्हाट इज करिकुलम बेस्ड स्टडी? लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि करिकुलम बेस्ड असल में स्टडी होती क्या है बेटा। अब करिकुलम बेस्ड जो स्टडीज होती है ना बेटा, इसके अंदर अगर कोई भी टॉपिक है, कंसिडर कर लें जैसे हम नमाज के टॉपिक पे अगर बात कर रहे हैं, अगर नमाज का टॉपिक है, या कंसिडर करें अगर फिजिक्स में फ्रिक्शन का टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक ले लें, या बायोलॉजी में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं, कोई भी टॉपिक बेटा, तो इस टॉपिक को आप दुनिया की किसी बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। क्रोम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट बुक से स्टडी कर सकते हैं। जो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक है उस पे जो लकीर के फकीर बनने वाली बात है वो नहीं रहती बेटा। जस्ट आपको कंसेप्ट लेना है और उस कंसेप्ट को आप समराइज करके अपने आंसर्स में लिख कर आ सकते हैं, और आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का। तो जिस चीज को बच्चों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि असल चीज है बेटा, नॉलेज के साथ साथ आपने अपने आप को कंसेप्ट की दुनिया में भी लेकर जाना है, और उसी कंसेप्ट को आपको लिख कर आना है। तो इसीलिए अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि व्हाट इज SLO, क्योंकि बेटा अब वही लाइंस जो बुक की आती हैं एग्जाम्स के अंदर वो रिपीट नहीं होनी। जस्ट लाइक अगर बुक में लिखा हुआ है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कि एक बच्चा है जिसका वेट जो है 5 kg है, या एक वुड है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो वैसे का वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। वो लेंथ को चेंज कर सकते हैं, वेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज वो मॉडिफाई करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मेन चीज होगी वो वही होगी जो आपसे पूछी जा रही है, जो आपको करिकुलम में पढ़ाई गई है या आपने कहीं से अंडरस्टैंड की। जस्ट लाइक बेटा अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि नमाज के फायदे बता दें या बेनिफिट्स बता दें, तो बेटा अगर आपने अपनी बुक में 3 बेनिफिट्स पढ़े हैं और वो बेनिफिट्स 1 लाख बच्चे ने पढ़े हैं, और 1 लाख बच्चा वही के वही बेनिफिट्स लिख के आता है, तो बेटा ये लकीर का फकीर बनने वाली बात है, जस्ट क्रैमिंग होता है, मतलब इसमें हमने समझा कुछ नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्टिव सेशंस चलते हैं और एक अच्छे लेक्चर्स आप लोग टेक करते हैं, तो बेटा उससे क्या होगा कि आप भले कोई भी बेनिफिट लिखाएं, कि नमाज के तो हजारों बेनिफिट्स हैं, तो बेटा उन बेनिफिट्स को आपको सही काउंट किया जाएगा। इसी तरह फ्रिक्शन के अगर यूजेस आते हैं, कोई भी यूजेस लिखा है आपने कहीं से भी स्टडी किया है, और ब्रांचेस की अगर डेफिनेशन आपने बुक की नहीं लिखी लेकिन आपने कंसेप्ट उसके अंदर लिख दिया जो आपसे वो पूछना चाह रहा है, जैसे फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शंस होते हैं तो आपने वो लिख दिया, तो आपका वो क्वेश्चन ठीक मार्क होगा। तो जो 3 पिलर्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, इनकी बेस पे जो बनने वाली बिल्डिंग है SLO की, ये स्टूडेंट्स को एक नया मेनोवियर प्रोवाइड करती है, नई गाइडलाइंस देती है, जिससे स्टूडेंट्स बहुत आगे मूव कर सकते हैं। आज यही वजह है कि हम एज अ नेशन जो है फेल हैं। इस पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी कि एज अ नेशन और जो हमारा लर्निंग सिस्टम है, खास तौर पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना लैग क्यों करता है, हम दुनिया में एजुकेशन में इतने ज्यादा पीछे क्यों रह गए हैं, हमारे साथ आजाद होने वाले कंट्रीज हमसे इतना आगे क्यों चले गए एजुकेशन के अंदर। यही वजह है कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक बेस्ड हैं, रट्टा बेस्ड है, हमारा कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। तो यही वजह है कि हम कंसिस्टेंटली हर फील्ड के अंदर मार खाते चले जा रहे हैं। तो 2006 में इस चीज को कहा गया, लेकिन बेटा साल हाँ साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो फाइनली फेडरल बोर्ड ने सबसे पहले ये स्टेप उठाया कि
हमें इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना है और 2021 में इसको नोटिफाई किया गया और फाइनली 2022 में पहला एग्जाम एसएलओ बेस्ड लिया गया। लेकिन अब जाहिर सी बात है, नया सिस्टम है और नए सिस्टम को आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, तो इसीलिए इसको अब स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और होप्स हो ये सिस्टम अब बाकी बोर्ड्स भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और होप्स हो ये सिस्टम जो है तमाम स्टूडेंट्स को इन द लॉन्ग रन जो है वो बेनिफिट करेगा। तो याद रखिएगा बेटा, एसएलओ सिस्टम नॉर्मल क्रैमिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा डिफरेंट है और इस सिस्टम के ऑन द लार्ज स्केल बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इवन दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी जस्ट अपनी टेक्स्ट बुक को या दी गई जो पीडीएफ्स हैं उन्हीं को क्रैम करके पास हो रहे होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम एज अ होल पूरा का पूरा कोलैप्स कर चुका है और उसमें इस सिस्टम की बहुत ज्यादा नीड है, जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करना बल्कि हमने सिर्फ किसको फॉलो करना है बेटा, कंसेप्ट को। और उस कंसेप्ट के लिए कोई भी रेफरेंस बुक भी हम यूज कर सकते हैं, कोई भी क्रोम या नेट से भी हम डाटा उठा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सारी बेनिफिट्स किसके हैं बेटा, एसएलओ सिस्टम के। उसके बाद बेटा अगर बात की जाए हमारे पास कुछ सैंपल पेपर्स की जो कि हमारे पास फेडरल बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं और नया मॉडल पेपर जो लॉन्च हुआ है जो 2024 में बच्चों के सामने आएगा, जैसे कि अभी 10th के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, 9th के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं, तो इस सिस्टम के लिए याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूं कि असल में उन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में है क्या बेटा। अब जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसएलओ सिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बेटा, जो एग्जामिनेशन क्राइटेरिया है 2024 का F22 का, ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करना है। जो उसका ऑरा बना हुआ है जिसमें बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, खास तौर पे जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी 9th में जिनका पहला पहला बोर्ड का एग्जाम है, जिनको आइडिया नहीं है कि असल में इसमें क्या चीज आने वाली है, किस तरह उन्होंने ये प्रेपरेशन करनी है, ई शीट्स के कहीं वर्ड आ रहे हैं, कहीं पे बेटा हर चीज नई नई इंट्रोड्यूस हो रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट जो हमारे पास एग्जाम है उसके जो हमारे पास कुछ मॉडल पेपर्स हैं उनकी कुछ मैं ग्लिम्स जो है वो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो ई शीट्स हैं या ओएमआर शीट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। एग्जामिनेशन क्राइटेरिया में सबसे पहले देखो, एग्जाम में आपके दो पोर्शंस होते हैं, कोई भी लेवल हो, भले वो सेकेंडरी लेवल हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो, मींस मैट्रिक लेवल हो या इंटरमीडिएट लेवल हो, तो उस लेवल के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज को सॉल्व करना है और सेकंड पोर्शन जो होता है जो मेन इलेबोरेटिव होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव, जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग या फिर हमारे पास तफसीली सवालात भी मौजूद हैं। अब बेटा एमसीक्यूज एज सच कोई इशू वाली बात नहीं है, आपके पास पेपर आता है, आपने बबल्स फिल कर देने, ऑब्वियसली ये सब आपको टीचर्स भी बता चुके होंगे, एक बार फिर भी मैं आप लोगों को गाइडलाइंस दे दूंगा। और बाकी इससे रिलेटेड के बबल्स कैसे फिल करने हैं, क्या रूल्स को फॉलो करना है, उसके लिए बेटा प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे फेसबुक पेज पर दे दी जाएंगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बेटा मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वहां पर आपको मॉडल पेपर्स और पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल हो सकते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे की कोई क्यूरी हो तो वहां पर आप कमेंट कर दें नीचे, आपको इंशाल्लाह इंटरटेन किया जाएगा और आंसर किया जाएगा। बेटा आप ये जो ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज हैं इसके लिए ओएमआर शीट आप फिल करके जो बबल्स हैं वो आप फिल कर देते हैं, ऑब्वियसली ये आपका हो गया। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स या जो भी आपका गिवन टाइम है वो उसके अंदर चलता है। अब जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ना बेटा, इसको फेडरल बोर्ड ने मॉडिफाई किया। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बेटा, जो हमारे पास सिंपल बोर्ड का पैटर्न होता है कि हमारे पास जो अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं, कि हमारे पास कंसिडर करें बेटा अगर हमने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे 12, 15 या 24 या 10, मींस हमारे पास चॉइस होती है एज अ होल, और हम इन 12 या 15 क्वेश्चंस में से
कोई भी 9 क्वेश्चंस अपनी मर्जी के आंसर कर सकते हैं, और जो पीछे 3 या 6 सवाल एक्स्ट्रा बचते हैं वो हमारे लिए जो है वो यूजफुल नहीं है, या अगर हमें नहीं आते तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट होता है, कोई बात नहीं, हमारे 9 तो सीधा हो गया, हमारा उल्लू सीधा हो गया। लेकिन बेटा अभी भी ये सिस्टम पंजाब के तमाम बोर्ड्स में, जितने भी 9 बोर्ड्स हैं पंजाब के, और टोटल जो हमारा खास तौर पे सिस्टम है पूरे पाकिस्तान में एटलीस्ट 28 या 27 जितने भी बोर्ड्स हैं, उनके अंदर ज्यादातर यही पैटर्न फॉलो होता है कि क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस में चॉइस है, और चॉइस वाले क्वेश्चंस आप अलग करके बाकी क्वेश्चंस को आप आंसर कर देते हो और सॉल्व कर देते हो। लेकिन फेडरल बोर्ड ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और वो मॉडिफिकेशन क्या थी बेटा, वो मॉडिफिकेशन ये है कि कंसिडर करें बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी मैं बेटा इसकी छोटा सा एक ग्लिम्स और एक पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वीडियो के अंदर, ताकि आप इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कंसिडर करें, पहला सवाल है व्हाट इज पेलियंटोलॉजी। मैं एक सिंपल ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा हूं बेटा, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करो। ये बायोलॉजी का एक सवाल है, कंसीडर करें बेटा कि पेलियंटोलॉजी क्या होती है। मींस फॉसिल्स को स्टडी करने के नाम को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेलियंटोलॉजी बोलते हैं। नीचे फिर लिखा होगा बेटा और, इसी का ही एक और पार्ट होगा बेटा, और वो होगा व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम। जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके मसाइल जो हैं, मींस हम उसको सही तरीके से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, वो क्या है। अब देखें, पहला पार्ट जो है पेलियंटोलॉजी वाला, उसने कहां से उठाया, चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, ड्रॉबैक्स का टॉपिक उसने कहां से उठाया, चैप्टर नंबर 3 से। इस तरह कोई भी बुक आप ले लें, कंसिडर करें इस्लामियात का एक पोर्शन वो बाब नंबर पहले से उठा लेता है, एक पोर्शन बाब नंबर किसी और से उठा लेता है। इसी तरह फिजिक्स का एक पोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 2 से उठा लेता है, दूसरा पोर्शन लास्ट चैप्टर से उठा लेता है। तो होगा क्या बेटा, इन दोनों में से, और का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, आपको किसी एक क्वेश्चन को आंसर करना है, भले वो पेलियंटोलॉजी वाले को आप आंसर कर दें या फिर ड्रॉबैक्स को आंसर कर दें। लेकिन बेटा अगर आपको ये दोनों क्वेश्चंस नहीं आते तो आपके 3 मार्क्स जो हैं वो लूज हो जाएंगे। मींस एक तो बच्चा खुश होता है कि हमें हर मार्क्स के ऊपर चॉइस मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये भी खतरा मंडलाता रहता है कि अगर 2 क्वेश्चंस ऐसे आ गए जिसका कंसेप्ट हमारे पास नहीं है या जिसका नॉलेज भी हमारे पास नहीं है, तो आपके वो 3 नंबर लूज हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से आपको हर चीज टटोलनी पड़ती है बुक्स की, हर चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ताकि बेटा आपका इंडिविजुअल मार्क्स, क्योंकि हर मार्क्स इंपॉर्टेंट है आगे जाकर, और आगे जाकर जब आपका मेरिट बनना है या आपने कोई कंपेटिटिव एग्जाम देना है तो यही मार्क्स आपके काम आ रहे होते हैं। तो ये चीज इंडिविजुअल मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। ठीक है, इसी तरह बेटा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा हमारे पास ई शीट्स की बेटा, ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया बेटा जो बेसिक हमारे पास तमाम जो चीजें होती हैं, क्वेश्चंस कैसे आने हैं और उसमें हम किस चीज को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस बारे में कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा बेटा। अब जनरल में बात करूं बेटा हमारे पास ई शीट्स की, तो उसके अंदर एक छोटी सी चेंज वो लाए हैं, और वो छोटी सी चेंज स्टूडेंट को ही बेनिफिट कर रही है। जैसे एसएलओ सिस्टम में असल बेनिफिट स्टूडेंट का ही है, और ये जो नया पैटर्न है इसमें भी स्टूडेंट को एड्रेस किया गया है, ताकि वो क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रट्टे से निकलकर, नॉलेज बेस्ड चीजों से निकलकर चीजों को अंडरस्टैंड करे, कंसेप्ट लेकर आए और हर चीज को पढ़ने की कोशिश करे। अब ऑब्वियसली हमारे पास जो दो बातें की जाती हैं, एक हमारे पास होती है बेटा सिंपल शीट, जो पहले तमाम बच्चे फॉलो करते थे, बोर्ड उनको प्रोवाइड करता था, उस पर वो आंसर्स लिख देते थे। और अब दूसरा पैटर्न जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, और होप सो फिलहाल फेडरल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और बहुत जल्द ये पैटर्न बाकी तमाम बोर्ड्स भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब जो सिंपल शीट होती है, कंसीडर करें बेटा उसमें ऐसे लाइंस बनी हुई हैं, और आप उसमें खुद लिखते हैं। जैसे कंसीडर करें मुझे सबसे पहले सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 9, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिखूंगा, उसकी हेडिंग दूंगा। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है बेटा।
और हमारे पास क्या है, आप हेडिंग दे के और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हो, उसको सॉल्व करते हो कोई भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व करना है, जस्ट उसका नंबर लिखना है, उसके पार्ट का नाम लिखना है। ए का आंसर कर रहे हो, बी का आंसर कर रहे हो, मीन्स आपको सारी तगोदो खुद करनी है, लाइंस वगैरह लगानी है। लेकिन जो ई शीट का पैटर्न है, उसमें बेटा शीट के ऊपर आपको हर चीज पहले से ऑर्गेनाइज्ड मिलती है, प्री ऑर्गेनाइज्ड। अब जैसे ही अपनी पहली शीट आप ओपन करते हैं, वहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पोर्शन। मींस आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पोर्शन, जैसे हमने कहा कि पेलियंटोलॉजी है, वो यहां पे सिर्फ आंसर में लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां नहीं लिख सकते, ना क्वेश्चन नंबर 4 का लिख सकते हैं, ना क्वेश्चन नंबर 5 का, ना 6 का, ना 7 का। आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 वाले पोर्शन में ही लिखेंगे। तो पहली बात तो ये कि प्री ऑर्गेनाइज्ड पोर्शन है, और हर पोर्शन का जवाब आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। वहां पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप उसी का आंसर लिखेंगे, उसी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर लिखेंगे। अब 3 में अपनी मर्जी का 3 नहीं बना लेना बेटा कि ये वाला 3 मैं करना चाह रहा हूं पहले, तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता। और दूसरा बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक सिलेक्टिव जगह दी जाती है। कंसीडर करें क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, अगर आपको उसने 4 लाइंस दी हैं, तो मींस वो आपसे 4 लाइंस में मैक्सिमम आंसर पूछना चाहता है। आप अपना आंसर एक लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 2 लाइंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 3 में भी, 4 में भी, लेकिन 4 से ज्यादा आपने क्रॉस नहीं करना। तो मींस आपने आंसर लिखने से पहले बात को सोचना है और अंडरस्टैंड करना है, समझना है। याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई चीज पूछी गई है, तो उसको आप 4 लाइंस में, 3 लाइंस में, या 5 लाइंस में किस तरह फिट कर सकते हैं। ये तमाम लेवल्स के लिए मैं फिर बता रहा हूं, भले वो सेकेंडरी लेवल हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो। अक्सर औकात होता यह है कि हमारी आदत होती है बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने की, ठीक है, और हम जो मेन पॉइंट होता है आंसर का, वो एंड पे जाकर लिख रहे होते हैं, पहले बेतुकी बातें लिख रहे होते हैं, क्रैम की, गिरट्टे की वाली बातें लिख रहे होते हैं। तो बेटा जिसकी वजह से हमारी मेन जो लाइंस है वो तो फिल हो जाती हैं, और मेन बात लिखने के लिए एक आधी लाइन बचती है, वो भी हम सही से नहीं लिख पाते बेटा। फिर हम यहाँ पे लिखते फिर रहे होते हैं नीचे साइड पे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें प्री ऑर्गेनाइज पोर्शन है, और लाइंस का आपने ख्याल रखना है, प्री प्लानिंग से आंसर लिखने हैं बेटा, और बाकी डिटेल में इंशाल्लाह आपको समझा दिया जाएगा। तो बेटा ई शीट में और सिंपल शीट में यह डिफरेंस है कि उसमें चीजें पहले से मौजूद हैं, बनी बनाई हैं, लाइन सारा कुछ लिखा हुआ है, क्वेश्चन के नंबर्स लिखे हुए हैं, एक स्पेसिफिक पोर्शंस दिए गए हैं, तो उन्हीं को आपने फॉलो करना है। तो हमारे पास ये कुछ बातें थी बेटा सिंपल शीट और ई शीट से रिलेटेड। और एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया चेंज किया है फेडरल बोर्ड ने, वो भी आपको मैंने समझा दिया। कुछ सैंपल्स आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलें बेटा, थैंक यू। यहाँ सैंपल आप लोग देखें बेटा हमारे पास। ये हमारे पास है ई शीट बेटा। मैं दोनों शीटों को अभी एक साथ में आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखें बेटा, अगर ई शीट की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप गौर से देखना चाहें कि बेटा देखो क्वेश्चन नंबर, ये एक पोर्शन दिया हुआ है ई शीट पे, एक पोर्शन ये बना हुआ है, तो आपको सिलेक्टिव पोर्शंस के अंदर आंसर देने। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट, अगर मैं एक सिंपल शीट दिखाऊं बेटा आप लोगों को, तो यहाँ पे देखें बेटा, सिंपल शीट के ऊपर कोई पोर्शंस नहीं बने हुए। आप अपना आंसर लिखते हैं, और आंसर के ऊपर यहाँ लिखेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 करना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 भले 2 लाइंस में लिख दें, क्वेश्चन नंबर 8 भले 10 लाइंस में लिख दें, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ई शीट्स के ऊपर सेलेक्टिव पोर्शंस हैं, और वहां रोक टोक मौजूद है, याद रखिएगा बेटे। ठीक है, तो इसीलिए आपने उन पे आंसर लिखते हुए सोचना है। लेकिन सिंपल शीट पे आप कोई सोचते नहीं है, भले जिस तरह मर्जी लिखते चले जाएं। वहां भी बेटा बताऊंगा, ऐसे मुंह उठा के उस सिंपल शीट में भी नहीं लिखना होता, ताकि बेटा आपके मार्क्स ना कट जाएं। और बाकी अगर मैं बात करूं बेटा ओ एम आर शीट की लास्ट के अंदर, वो भी आपको एक सैंपल में दिखा देता हूँ सिंपल बेटा। ठीक है, जस्ट बेटा इसमें आपने बबल्स फिल करने होते हैं, फेडरल बोर्ड का है, बाकी पंजाब बोर्ड को भी पता होता है। और इसका पूरा तरीका मैंने आपको बताया है कि बेटा फेसबुक पेज पे जो है वो दे दिया जाएगा इंशाल्लाह बेटे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखना चाहते हैं बेटा, एक लास्ट जो हमारे पास बात थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सैंपल पेपर है जिसमें और के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप भी फेडरल बोर्ड का देख लें।
ये 9th लेवल का एक पेपर है, तो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। इसका पहला सवाल जो है वो 3 पोर्शंस पे मुश्तमिल है, फिर बीच में और दे दिया और एक और क्वेश्चन दे दिया बेटा। तो मींस आप भले ये वाले 3 पोर्शन सॉल्व कर लें, भले ये टेबल फिल कर लें, लेकिन इन 2 चॉइसेस के अलावा आपके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है, जैसे रोनाल्ड रोस ने कैसे प्रूव किया, और हमारे पास जो है वो वायरसेस को हम किंगडम से कैसे एक्सक्लूड करते हैं, फिर बीच में और आ गया ये चैप्टर चेंज है, ये चैप्टर चेंज है। आप इनमें से कोई भी एक अटेम्प्ट कर लें। तो ये बेटा एक जर्नल डिस्कशन थी हमारे पास कि एसएलओ सिस्टम है क्या, उसको हम कैसे क्रैक्स कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो होप सो आप एसएलओ सिस्टम को बुरा समझने की बजाय जो आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है उसको सराहेंगे और आगे से आगे लेकर जाएंगे, ताकि आप लोग भी इंप्रूव करें, हम एज अ नेशन इंप्रूव करें और हमें फर्दर ग्रो करने के मौके मिले बेटा। बाकी इंशाल्लाह ऐसी तमाम वीडियोस को डिस्कस करने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों तक सदका जारिया समझकर ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि बेटा इस सिस्टम से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, जो उनके जहन में बातें हैं, वो क्लियर हो सके। होप सो ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगी। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा।